तुमसे दूर जाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश आता है। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। कबीर ने कहा, आपको पता है बचपन में जब आप यहाँ से चले गए थे ना, तब मुझे संभलने में महीनों लग गए थे। आपके बिना रहना तो मैंने धीरे धीरे सीख लिया। लेकिन आपके साथ ना रहने की कसक हमेशा मेरे अंदर रही। सबको लगता था कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने आपके वापस लौटने का कितना इंतज़ार किया है। और ट्रिप के बाद जब मुझे आपसे प्यार का एहसास हुआ, उस दिन से मैंने कितने एफर्ट्स लगाए ताकि आप वापस आ जाओ। कभी विराट तो कभी आंटी से बात करती कि वो आपको आने के लिए फोर्स करें। इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम एक बार खुद से कह देती, मैं उसी वक्त आ जाता तुम्हारे पास। कबीर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा तो वो मुस्कुरा उठी। तब मुझे ये बात पता नहीं थी। कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब जब भी मेरी याद आए, कबीर कह ही रहा था। उससे पहले प्रिया ने तपाक से कहा, आपको बुला लूं यही ना? नहीं, मुझे कॉल कर लो, और जब देखने का मन करे तो वीडियो कॉल। आर्मी में ऐसे हर बात पर छुट्टी नहीं मिलती। कबीर ने कहा, आप बहुत बुरे हो सुपरमैन। प्रिया रूठते हुए बोली तो वो मुस्कुरा उठा। अच्छा एक बात बताओ, तुम कब तक मुझे सुपरमैन बुलाने वाली हो? बंदे का कोई नाम भी है, कबीर ने कहा। वो तो बाकी सबके लिए है, मेरे लिए तो आप मेरे सुपरमैन हो। प्रिया उसके सीने से लगते हुए बोली तो कबीर ने एक गहरी सांस लेकर सिर हिला दिया। फिर दोनों वहीं बालकनी में बैठकर दूसरी बातों में लग गए। एक तरफ जहां कबीर और प्रिया आने वाली जिंदगी की खुशहाली के सपने संजो रहे थे, वहीं अभिनव जी कुछ और ही प्लानिंग में लगे हुए थे। जब से उन्हें ये पता चला था कि प्रिया और विराट सिर्फ दोस्त ही हैं, तब से वो प्रिया के लिए एक बेहतर जीवन साथी की तलाश में जुट गए थे। और उनकी तलाश आकर खत्म हुई थी अपने ही साथी बिजनेसमैन मिस्टर रायचंद के बेटे अभय रायचंद पर। मिस्टर दिनेश रायचंद अभिनव जी के ही साथी कारोबारी थे। बिजनेस मीटिंग में अक्सर उनकी मुलाकातें होती रहती थी। एक दो बार वो रायचंद जी के फैमिली फंक्शन में भी गए थे। उनका बेटा फॉरेन से पढ़कर आया था और अब उनके साथ ही बिजनेस में हाथ बटा रहा था। अभिनव जी को अभय और उसका परिवार हर लिहाज से प्रिया के लायक लगा था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ये रिश्ता भी मिस्टर रायचंद की ओर से आया था। उन लोगों ने प्रिया को किसी पार्टी में देखा था और वो उन्हें पसंद आ गई थी। अभिनव जी ने बहुत सोच समझकर रायचंद जी को विद फैमिली अपने घर बुलाया ताकि प्रिया उन लोगों से मिल सके। विराट ने कबीर के जाने से पहले घूमने का प्रोग्राम बनाया। वो प्रिया और कबीर को कुछ खूबसूरत यादें देना चाहता था। साथ ही सानिया के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहता था। लेकिन जहां विराट और प्रिया मिल जाए, वो वक्त बिना किसी ट्रेजेडी के गुजर जाए, ये तो नामुमकिन ही था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। विराट लाया तो सबको किसी अननोन ब्यूटीफुल प्लेस को दिखाने था, लेकिन अब वो खुद ही उस जगह का रास्ता भूल चुका था। इस वजह से वो ना जाने कब से सबको जंगल में इधर उधर घुमाए जा रहा था। हम सही तो जा रहे हैं ना? सानिया ने पूछा। वो बुरी तरह थक चुकी थी। आई डोंट नो, विराट इतनी धीमी आवाज में बोला कि किसी को सुनाई नहीं पड़ा। बस प्रिया ही थी जिसे उसके चेहरे के भाव देखकर सिचुएशन का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। हो तभी कैसे नहीं, दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। वो एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे जितना वो खुद को भी नहीं जान पाए थे। विराट, तुम्हें रास्ता तो पता है ना? प्रिया ने उसे घूरते हुए पूछा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी देर से तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। तुमने हमें जहां ले चलने का वादा किया था वैसी कोई जगह नहीं है ना? है यार, आई स्वेयर। विराट ने अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। अच्छा तो फिर कहाँ है वो जगह? इस बार कबीर ने पूछा तो विराट ने नजरें चुराते हुए कहा, पता नहीं भाई, मैं शायद उसका रास्ता भूल चुका हूँ। ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे? कम से कम हम इतना तो नहीं थकते ना? कबीर ने उसे डांट दिया। सॉरी भाई, विराट ने माफी मांगी। फिर हम जा कहाँ रहे हैं? सानिया ने पूछा। जहाँ हमारे कदम ले जाए, अब निकले हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही, विराट ने दार्शनिकों वाले अंदाज में कहा। तभी उसके सर पर एक चपट पड़ी और वो वापस विराट बन गया। भाई, क्या कर रहे हो? इतनी जोर से क्यों मारा? सर से खून निकलने ही वाला है। कुछ भी, हाथ मारने पर भी खून निकलता है क्या विराट? कबीर ने उसे घूर कर कहा, आपके मारने पर निकल सकता है क्योंकि आपका हाथ बहुत जोर का पड़ता है। मेरा तो दिमागी झंझन आ गया, विराट मुंह बनाकर बोला। आप लोग ये बातें बाद में कंटिन्यू करना, फिलहाल तो यहाँ से निकलने का रास्ता सोचो। इस गधे ने एंजॉयमेंट के नाम पर पागल बना दिया। प्रिया अब भी विराट को घूर रही थी।
ए प्रिया की बच्ची, तमीज से बात कर। हाँ, पागल किसको बोला तूने? विराट भड़क गया। तुम्हें बोला है, जब तुम्हें रास्ता पता नहीं था तो हमें लाए ही क्यों? प्रिया भी कहाँ कम थी। रास्ता पता था, लेकिन क्या करूं, तुम हो ही पनौती। तुम साथ रहो और कोई प्रॉब्लम ना हो, इम्पॉसिबल ही है। ये सही है, पहले खुद गलती करो और फिर मुझे ब्लेम कर दो। तुम खुद को चुप, बस एक और शब्द नहीं, कबीर ने गुस्से में दोनों को डांटा। दरअसल वो और सानिया बहुत देर से दोनों के खामोश होने का वेट कर रहे थे, लेकिन वो थे कि लड़ते ही जा रहे थे, इसीलिए उसे उन्हें डांटना पड़ा। कबीर से डांट खाने के बाद दोनों ही शांत हो गए। विराट ने सानिया की तरफ देखा, वो भी सर पर हाथ रखे उनकी बहस सुन रही थी। दोनों की नजरें मिली तो सानिया ने अफसोस में सिर हिला दिया। तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते थे? मेरा मतलब कैसी जगह थी वो? कबीर ने पूछा। विराट को ही जवाब देता उससे पहले ही प्रिया बोली, इसी के जैसी होगी वो जगह भी, बेकार। विराट ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वो कुछ तीखा बोलने ही वाला था कि कबीर ने प्रिया से कहा, मैं उससे बात कर रहा हूं ना, तुम्हारा बीच में कूदना जरूरी है क्या? प्रिया का मुंह बन गया, लेकिन कबीर ने उसे इग्नोर करके फिर से विराट से पूछा, क्या उस जगह पर पानी है? मेरा मतलब तालाब या फिर वाटरफॉल? जी भाई, वहाँ वाटरफॉल है। विराट ने जल्दी से जवाब दिया। इसका मतलब हम उसके करीब ही हैं। तुम सब इधर से आओ। उसने एक तरफ इशारा किया और खुद उधर चल दिया, जिस तरफ से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में सब उस जगह पर थे। जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। यहाँ आकर सबको ही बहुत अच्छा लगा। दोनों जोड़ियों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और सबने साथ मिलकर ढेर सारी मस्ती की। वहां से वापस आने का किसी का मन नहीं था, लेकिन चूंकि आते समय वो लोग रास्ता भटक गए थे, इसलिए कबीर उन्हें अंधेरा होने से पहले ही वापस ले आया, इस वादे के साथ कि जब वो अगली छुट्टियों में वहां आएगा तो उन्हें अपने साथ लेकर इस जगह पर जरूर आएगा। विराट को कुछ काम था, इसलिए वो सानिया के साथ रास्ते में ही उतर गया था, जबकि कबीर प्रिया को लेकर घर की तरफ चल दिया। आज सच में बहुत मजा आया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसी भी कोई जगह है यहाँ पर। थैंक्स टू विराट, उसकी वजह से हमने साथ में इतना स्पेशल टाइम स्पेंड किया। प्रिया ने खुशी से कहा। एक तो मुझे तुम लोगों का कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे तो हमेशा साथ ही रहते हो, फिर भी छोटी छोटी बात पर दोनों एक दूसरे को काट खाने को तैयार हो जाते हो, और फिर अचानक से एक दूसरे की केयर करने लगते हो। अभी भी देखो तुम कैसे उसकी तारीफ कर रही हो, जबकि वाटरफॉल से वापस लौटते टाइम भी तुम दोनों झगड़ पड़े थे। तुम दोनों का रिश्ता तो ऐसा ही है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। अब बेस्ट फ्रेंड होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे की गलतियों पर ध्यान ही ना दें। एक मजे की बात बताऊं आपको? प्रिया के पूछने पर कबीर ने सहमति में सिर हिला दिया। तो वो बोली, हम एक दूसरे से कितना भी लड़ लें झगड़ लें, लेकिन इन सब से हमारे रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ता। और ना तो हम एक दूसरे की किसी बात का बुरा मानते हैं, ना ही हम बहुत देर तक एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं। कबीर मुस्कुरा दिया तो प्रिया बोली, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका छोटा भाई और आपकी होने वाली वाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। उस पर सबसे अच्छी बात यह है कि सानिया भी मेरी दोस्त है और वो आपको अपना बड़ा भाई मानती है। फ्यूचर में जब हम साथ रहेंगे तो हमारी फैमिली वर्ल्ड की सबसे हैप्पी फैमिली होगी। क्या बात है, तुमने तो फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है, नॉट बैड। कबीर ने हंसते हुए कहा, इसमें प्लानिंग क्या करनी थी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही ना। आपको पता है मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बनने का सपना तब से देख रही हूँ, जब से मुझे आपसे प्यार हुआ है। तुम अब भी मेरी फैमिली का हिस्सा हो प्रिया। कबीर ने कहा तो प्रिया बोली, जानती हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली हिस्सा बनने की बात कर रही हूँ। मैं प्रिया खुराना से प्रिया कबीर राजपूत बनना चाहती हूँ। प्रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो कबीर का दिल तेजी से धड़क उठा। वो एकटक प्रिया को देखने लगा। इस समय उसके चेहरे पर जो चमक थी वो बता रही थी कि जिस दिन उसका यह सपना सच होगा उस दिन उसे कितनी खुशी होगी। ऐसा होगा ना, मेरा सुपरमैन हमेशा के लिए मेरा होगा ना? प्रिया ने पूछा। वो कबीर को बहुत उम्मीद से देख रही थी। बस कुछ दिन और, मैं अंकल और माँ पापा से इस बारे में बात करूंगा। कबीर ने प्यार से उसका चेहरा छूकर कहा तो प्रिया मुस्कुरा दी। प्रिया गाड़ी से उतरने लगी तो कबीर ने उसे टोका, ये तुम्हारा बैग? ओ, आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती कबीर। प्रिया ने प्यार से कहा तो कबीर बोला, कुछ नहीं होता, यही बात मेरी जगह बैठे किसी और इंसान से कर रही होती तुम। कबीर मारूंगी, मजाक में भी कभी ये बात मत कहना। आपकी जगह मेरी जिंदगी में ना तो कोई ले पाया है और ना ही कभी ले पाएगा। ओके बाबा, नहीं कहूंगा कभी। कबीर ने कान पकड़कर कहा, फिर बोला, उतरो। क्यों? प्रिया हैरानी से बोली, क्योंकि आपका घर आ गया मैडम, और मेरा भी। कबीर मुस्कुराकर बोला, ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रिया शर्मा कर बोली और उतर गई।
फिर अचानक से उसे कुछ याद आया तो उसने कार के शीशे से झांकते हुए पूछा, कल मिलने आओगे ना आप? कबीर उसे मना करना चाहता था क्योंकि कल उसे वापस जाने की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके चेहरे को देख हामी भर दी। प्रिया खुश हो गई। उसे देखकर कबीर भी मुस्कुरा उठा। गुड नाइट। ये क्या है कबीर, आपको तो ये भी नहीं पता कि अपनी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट कैसे बोलते हैं? प्रिया ने शिकायत की तो उसने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा तो तुम ही बता दो कैसे बोलते हैं, पहले पास आइए। प्रिया उसकी साइड आते हुए बोली तो वो भी कार से बाहर निकल आया। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया, यूं हाथों में हाथ डालकर, फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बोली, नोजी से नोजी रब करके। प्रिया कर क्या रही हो, कोई देख लेगा। कबीर उससे दूर होते हुए बोला, लेकिन प्रिया को कहाँ किसी की परवाह थी। वो फिर उसके करीब हो गई और उसके कानों पर अपने होंठ रख दिए। आई डोंट केयर, जिसे देखना है देखे। कबीर उसकी हरकत पर चौंक गया। उसने अपनी तेज हुई धड़कनों को संभालते हुए कहा, फिर भी प्रिया, मैं नहीं चाहता कि जब तक मैं सबको हमारे बारे में बता नहीं देता, उससे पहले कोई हमें ऐसे देखे। ना ही किसी को तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा सोचने की वजह दे सकता हूँ। और आपकी इन्हीं बातों पर मैं और भी ज्यादा फिदा हो जाती हूँ। प्रिया ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तो कबीर कुछ पल के लिए फ्रीज सा हो गया। उसे ऐसे देखकर प्रिया मुस्कुराई और उसके होंठों को अपने होंठों से टच करके भाग गई। कबीर बुरी तरह चौंक गया उसकी हरकत और हिम्मत पर। उसे प्रिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उसकी तरफ हल्के गुस्से से देखा, लेकिन वो हंसकर अंदर चली गई। तुम यहाँ इस वक्त? कबीर वापस अपनी कार में बैठने ही वाला था कि अभिनव जी की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा। उन्हें वहां देखकर वो चौंक गया। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि अगर उन्होंने प्रिया और उसे इतने करीब देख लिया होगा तो क्या होगा। फिर उसके दिमाग में क्लिक हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने देख लिया हो। यही सोचते हुए वो उनके चेहरे को देखे जा रहा था, शायद उनके भावों से ही कुछ अंदाजा लगा ले। अंकल, मैं प्रिया को घर ड्रॉप करने आया था। अभिनव जी के अपना सवाल दोहराने पर उसने ईमानदारी से जवाब दिया। विराट कहाँ है? उन्होंने फिर पूछा तो उसने कहा, उसे कुछ काम था इसलिए रास्ते में ही उतर गया। अभिनव जी ने सिर हिला दिया तो कबीर उन्हें गुड नाइट विश करके राजपूत हाउस चला आया और गेट कीपर को कार की चाबी पकड़ाकर कार पार्क करने को कह दिया। उसके जाते ही अभिनव जी के चेहरे के भाव बदल गए। अब उनके चेहरे पर सख्ती, डर, परेशानी, न जाने कैसे कैसे भाव आने जाने लगे थे। कबीर अपने कमरे में आया। वो बुरी तरह उलझा हुआ था। दिमाग में अब भी बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या अभिनव जी ने उसे प्रिया के करीब देखा था या नहीं, और अगर देखा था तो क्या सोच रहे होंगे। हालांकि उसे कोई डर नहीं था उनके देख लेने से। बस वो इतना चाहता था कि उनके रिश्ते की सच्चाई इस तरह से किसी के सामने न आए। वो सबको खुद ही अपने और प्रिया के बारे में बताना चाहता था। फोन की रिंग बजने पर उसने बिना देखे फोन पिक कर लिया, जैसे वो जानता हो इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है। कबीर, आप डेढ़ से क्या बात कर रहे थे? प्रिया ने फोन पिक होते ही पूछा। कुछ नहीं, बस नॉर्मली बातें हो रही थी, कबीर ने कहा तो प्रिया निराश हो गई। ओ, मुझे लगा कि आप उन्हें हमारे बारे में बता रहे हैं। प्रिया, ये सब बातें कोई बीच सड़क पर करता है क्या? कबीर ने नाराजगी से कहा। उसे अब भी प्रिया की हरकत याद आ रही थी। उसकी नादानी से आज उनके ऊपर सवाल उठ सकते थे। आप कब बताएंगे उन्हें हमारे बारे में? प्रिया ने उसकी नाराजगी को इग्नोर करके सवाल किया। देखो प्रिया, मैं खुद ही सबसे ये बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी और वजह से इस सच्चाई का पता चले। कबीर ने कहा। उसका इशारा प्रिया की हरकत की तरफ था, इसलिए प्रिया का मुंह बन गया। अगले दिन सानिया का बर्थडे था, इसलिए रात को विराट ने नाइट स्टे और पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। साथ ही प्रिया को बोल दिया था कि वो सानिया को बहाने से अपने पास रोक ले। प्रिया ने भी ऐसा ही किया। सानिया दोनों के प्लान से अनजान थी। उसे शक भी नहीं हुआ क्योंकि प्रिया अक्सर ऐसा ही करती थी। जब उसका मन करता उसे जबरदस्ती अपने घर रोक लेती थी। रात को 12 बजे जब विराट ने उसे प्रिया के कमरे में आकर विश किया, तब जाकर उसे पता चला वो अपने दोस्तों की मोहब्बत पर इमोशनल हो गई। आज से पहले कभी किसी ने उसके जन्मदिन पर उसे इस तरह स्पेशल फील नहीं करवाया था। उसके घर में तो लड़कियों का जन्मदिन मनाया भी नहीं जाता था। वो बहुत खुश थी। धीरे धीरे दोनों घर के लोगों ने भी उसे विश किया। इस बार सरप्राइज होने की बारी प्रिया की थी क्योंकि विराट ने तो उसे बताया ही नहीं था कि सभी घरवाले भी इस प्लान का हिस्सा हैं, खासकर कि कबीर। वो उसे देखते ही बाथरूम में जा छुपी, जबकि कबीर मुस्कुराकर रह गया। प्रिया को विराट पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसे कबीर के आने का बता देता तो वो इस तरह बच्चों वाले नाइट ड्रेस में ना होती। खैर, सानिया के लिए उसने अपने गुस्से को साइड रखा और जी भरकर मस्ती की। कबीर केक कटने के बाद ही सब घरवालों के साथ वापस चला गया।
कहीं न कहीं वो प्रिया की परेशानी समझ गया था, इसलिए वो वहाँ रुककर उसे और अनकम्फ़र्ट नहीं करना चाहता था। बाकी घरवालों ने भी उन तीनों दोस्तों को अकेला छोड़ना ही ठीक समझा। अगले दिन कॉलेज में, यार आज कॉलेज आना ज़रूरी था क्या? रात की पार्टी की वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। विराट ने प्रिया के कंधे पर सिर टिकाते हुए शिकायत की। सीरियसली? तुझे अपनी नींद की पड़ी है? कल तेरी वजह से कबीर ने मुझे उस स्टूपिड से नाइट ड्रेस में देख लिया। उसका क्या? सानिया ने गुस्से में उसका सिर झटकते हुए कहा। तो क्या हुआ? कितनी क्यूट लग रही थी तू उस ड्रेस में। विराट ने वापस उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। हा हा हा, वेरी फनी, कार्टून लग रही थी मैं उसमें, तभी तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे। अरे यार, तू भाई को जानती नहीं क्या? उन्हें तू हर हाल में प्यारी लगती है। विराट ने कहा तो सानिया ने भी सहमति जताई। और हमेशा तू उनके सामने रेडी होकर तो नहीं रह सकती ना। वो तुझे बचपन से जानते हैं, तू जैसी है बहुत प्यारी है और हम सबको ऐसे ही पसंद है। तुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट ने प्यार से उसके गालों को खींचकर कहा तो प्रिया ने उसे घूर कर देखा। देख, अब तुम मुझसे इतना फ्रैंक मत हुआ कर, प्रिया ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा तो विराट के साथ साथ सानिया भी चौंक गई। मैं हमेशा से तेरे साथ ऐसा ही हूं, पहले तो तुझे कोई परेशानी नहीं हुई? विराट ने उसे घूर कर कहा। अरे तब मेरी लाइफ में कभी नहीं थे ना। मैं अब किसी और की अमानत हूं। तू भी तो अब किसी और का हो चुका है। प्रिया ने कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, विराट ने तंज किया। देखो प्रिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो विराट से शायद इसीलिए प्यार हुआ कि जो लड़का दोस्ती इतनी प्यारी निभा सकता है, वो जब प्यार करेगा तो कितनी शिद्दत से करेगा। इस बार सानिया ने कहा तो प्रिया उसे देखने लगी। सानिया आगे बोली, तुम्हारी दोस्ती बहुत पाक साफ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे या किसी और की वजह से इसमें कोई मिलावट या झिझक शामिल हो। और भाई भी ये कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर तुझे मुझसे कोई परेशानी है तो फिर कोई बात नहीं। विराट ने कहा तो प्रिया उसके गले लग गई। मुझे तुमसे कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे करीब कोई है तो वो तू है। तू मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। विराट भी मुस्कुरा उठा। उसने प्रिया को गले लगाए हुए ही सानिया की तरफ इशारा किया तो वो भी आकर उन दोनों के गले लग गई। सब खुश थे। लेकिन ये खुशी कब तक रहने वाली थी, ये किसे पता था? कौन जानता था कि कब भविष्य के गर्भ से कोई नई मुसीबत निकलकर उन्हें दुख और तन्हाई की तरफ धकेल दे। वो कहते हैं ना कि दिन रात कभी एक समान नहीं रहते और ना ही खुशियां और गम हमेशा के लिए टिके रहते हैं। 2 महीने बाद, कबीर प्लीज सिर्फ एक बार कह दो ये सब मजाक है। आप मुझसे प्यार करते हो, बस एक बार। प्रिया ने फोन पर रोते हुए कहा। देखो प्रिया, हमारे बीच जो भी था उसे भूल जाओ। कबीर ने बेरुखी से जवाब दिया। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? बोलिए कबीर, वो जो भी कस्में वादे आपने मुझसे किए हैं वो सब झूठे थे। आपका प्यार झूठा था, वो बेयकीनी से बोली। वो कैसे यकीन कर ले कि कबीर की वो प्यार भरी बातें, वो केयर कंसर्न, वो सब कुछ एक झूठ था? उसके सवाल पर कबीर की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। लेकिन फिर भी उसने जी कड़ा करके उसे समझाने की कोशिश की। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पापा के पसंद के लड़के के साथ बहुत अच्छी बीतेगी। मेरी जिंदगी किसके साथ अच्छी रहेगी और किसके साथ बुरी, वो सब तो तब सोचेंगे ना जब आपके बिना मैं जिंदा रहूंगी। प्रिया रो पड़ी और कबीर तड़प उठा। पागलों वाली बातें मत करो प्रिया। कोई किसी के लिए नहीं मरता। अंकल ने हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट चूज किया है। इस लड़के में भी कुछ तो बात होगी, तभी उन्होंने अपनी राजकुमारी के लिए उसे पसंद किया है। देखना तुम दोनों बेस्ट कपल साबित होंगे। कबीर अपने दिल पर पत्थर रखे अब भी उसे समझा रहा था, लेकिन प्रिया उसकी बातें सुनते ही भड़क उठी। बस बस करिए आप, मैं नहीं सुन सकती ये सब बातें। थोड़ी भी शर्म नहीं है ना आप में? पहले मेरा दिल तोड़ा, फिर मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया, और अब ऐसी बातें करके मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रिया, तुम कुछ पल के लिए ये सब भूलकर सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। उनकी खुशियों के बारे में सोचो। देखो वो कितने खुश हैं तुम्हारे लिए। कबीर ने नॉर्मल अंदाज में कहा, जबकि वो उसके सवाल से तड़प गया था। और मेरी खुशियों का क्या? बोलिए कबीर, मेरी खुशियों का क्या? मेरे दिल का क्या जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है, उसे कैसे समझाऊं मैं? प्रिया ने बेबसी से पूछा। अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है तो उसे रोको, समझाओ कि मुझे भूल जाए, क्योंकि उसमें अब किसी और का मुकाम बनने वाला है। मैं सिर्फ एक पड़ाव था तुम्हारी जिंदगी का, मंजिल कोई और है तुम्हारी। कबीर ने कहना चाहा, लेकिन प्रिया ने उसकी बातें पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। कबीर खामोश सा खिड़की से बाहर देख रहा था।
उसके दिमाग में प्रिया की बातें घूम रही थी। वो अपनी सोच में इतना गुम था कि उसे अभिमन्यु के आने का भी पता नहीं चला, जो अभी-अभी ड्यूटी से वापस आया था। जब उसे अपनी जिंदगी से निकालने का सोच लिया है, तो फिर ये आंसू क्यों? अभिमन्यु ने तंजिया लहजे में पूछा। अभिमन्यु प्लीज जा यहाँ से, कबीर ने धीरे से कहा। अभिमन्यु उसकी आवाज सुनकर तड़प गया। इतना हारा हुआ तो नहीं था उसका दोस्त। क्यों जाऊं? क्योंकि तू ये सब सुन नहीं सकता? हाँ, कमाल है तू। किसी के बेकार के डर की वजह से एक मासूम लड़की का दिल तोड़ सकता है, उसे तड़पा सकता है, रुला सकता है, लेकिन किसी और के मुंह से अपने कारनामे नहीं सुन सकता। अभिमन्यु का लहजा अब भी तंजिया ही था। वो कबीर को इस तरह नहीं देख पा रहा था, ना ही प्रिया को दुखी देख सकता था। तो क्या करूं मैं? बोल। उसके डैड नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। मैं फिर भी उनसे लड़कर प्रिया से शादी कर लेता, अगर मुझे ये ना पता होता कि वो अपने पापा से कितना प्यार करती है। वो नहीं रह सकती यार उनके बिना। अंकल भी दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्रिया बिखर जाएगी और फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब तू उनसे दोबारा कोई बात नहीं करेगा इस मैटर पर? अभिमन्यु ने पूछा। नहीं, नहीं कर सकता मैं उनसे बात। क्या बोलूं कि अपनी लाडली को मेरे जैसे शख्स के हवाले कर दीजिए, जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो हर वक्त सर पर कफन बांधे गोली बारूद के बीच में घूमता है, जिसके एक बार किसी मिशन पर जाने के बाद जिंदा वापसी का भी कोई भरोसा नहीं होता। नहीं, मैं सिर्फ प्यार के लिए प्रिया और बाकी सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पर ये तो सिर्फ एक डर ही है ना, हर फौजी तो शहीद नहीं हो जाता। अभिमन्यु ने कहा। पर यह भी तो नहीं पता ना कि किसकी किस्मत में शहादत लिखी है और किसकी किस्मत में नहीं। कबीर ने कहा तो अभिमन्यु चुप हो गया। उसकी बात सच ही तो थी। अंकल को भी यही डर है। वो हमारी शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं प्रिया से शादी करने के लिए अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, जो मैं हरगिज नहीं कर सकता। आर्मी मेरे लिए ड्यूटी नहीं, मेरी जिंदगी है। मेरे लिए हर चीज से ऊपर है। अभिनव जी अपने कमरे में चेयर पर बैठे थे। वो अपने ख्यालों में गुम थे। वहीं उनकी आंख लग गई। उन्हें सपने में दुल्हन के जोड़े में सजी प्रिया दिखी, जो कबीर के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। नींद में ही उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अचानक से कबीर गायब हो गया और प्रिया सफेद कपड़ों में दिखने लगी। बिखरे बाल, निस्तेज चेहरा, लाल सूजी आंखें। डर के मारे अभिनव जी की चीख निकल गई। इसी के साथ उनकी आंखें भी खुल गई। उन्होंने कांपते हाथों से माथे का पसीना पोंछा और उठकर प्रिया के कमरे की तरफ चल दिए। अभिनव जी प्रिया के कमरे में आए। वो बेड पर लेटी हुई एकटक सीलिंग को घूर रही थी। एक पल को उसे ऐसे तकलीफ में देखकर उनका दिल रो पड़ा। प्रिया उनकी जिंदगी है। वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं और देते भी आए हैं। ये पहली बार था जब वो उसकी पसंद जानते हुए भी मुंह फेरे बैठे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कबीर से कोई परेशानी थी, बल्कि वो तो खुद भी कहीं ना कहीं अपनी लाडली को उस घर की बहू बनाना चाहते थे, ताकि वो सारी जिंदगी उनकी नजरों के सामने ही रहे। उन्होंने कबीर को हर तरह से समझाने की कोशिश की थी कि वो अपनी आर्मी की जॉब छोड़कर यहीं चंडीगढ़ आकर उनका बिजनेस संभाले। वैसे भी क्या रखा था उसकी उस जॉब में? न ढंग की सैलरी, न जिंदगी। उस पर हर पल मंडराता मौत का साया। उन्होंने बहुत करीब से देखा था इस जिंदगी के खतरे को। कबीर के पेरेंट्स भी तो हमेशा खौफ में रहते थे जब भी वो किसी खतरनाक मिशन पर जाता था। वो अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी जीते नहीं देख सकते थे। वो हमेशा उसे चंचल, बेपरवाह देखना चाहते थे, उसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहते थे। और ये सब कबीर की जिद के साथ नहीं हो पाता। कैसे कर दें वो अपनी लाडली की शादी एक फौजी से? कैसे विदा कर दें उसे कबीर के साथ, उसकी दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने को? और अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो? ये ख्याल आते ही उनका कलेजा कांप गया। नहीं नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं होने दे सकते। वो अपनी बेटी के नसीब में सारी जिंदगी का इंतजार नहीं लिख सकते। भले ही दुनिया उन्हें स्वार्थी कहे, उन्हें हर बात मंजूर है। हो सकता है आज प्रिया को इस बात से थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएगी। वक्त उसे सिखा देगा कि उन्होंने उसके लिए सही फैसला लिया था। वो एक कड़ा फैसला लेकर वहां से चले गए। अगले दिन उन्होंने नाश्ते के बाद प्रिया को अपने पास बैठा लिया और झिझकते हुए बात की शुरुआत की। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, उन्होंने कहा तो प्रिया ने अपनी नजरें उन पर जमा दी। मैंने तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताया था ना, उनका बेटा अभयराय चंद बहुत काबिल और होनहार लड़का है, सूरत और सीरत में भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात उसकी फैमिली, वो लोग काफी सुलझे लोग हैं। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं डैड? प्रिया ने पूछा, जबकि वो बहुत अच्छे से इसकी वजह जानती थी। बेटा, उन लोगों ने आगे बढ़कर आपका हाथ मांगा है। मुझे भी हर तरह से वो आपके लायक लगे हैं। मैं चाहता हूँ आप अभय से मिलें, उसे जाने पहचाने।
अभिनव जी ने आज खुलकर ये बात उससे कह दी। प्रिया को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्होंने उसके ऊपर कोई बम फोड़ा हो, जिसमें वो बिखर कर रह गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके पापा? क्या उसकी चाहत, उसकी इच्छा के कोई मायने नहीं है? उसे खामोश पाकर अभिनव जी ने फिर पूछा, आपको उनसे मिलने में कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? प्रिया का दिल चाहा कि कह दे, है परेशानी डेढ़, बहुत ज्यादा परेशानी है। वो कबीर के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों मिले वो किसी और लड़के से? क्यों करे जान पहचान? लेकिन उसे उस दिन का कबीर का रवैया याद आया। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए वो अपने पापा की पसंद के लड़के के साथ आगे बढ़ने का सोचे। प्रिया ने अपने डेड की तरफ देखा। वो बड़ी होप लिए उसकी तरफ देख रहे थे। उसने ना चाहते हुए भी कह दिया, जी डेड, आप बुला लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभिनव जी खुश हो गए। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा और चले गए। उनके जाते ही प्रिया की आंखें बरस पड़ी। वो ही जानती थी कि आज उसने कैसे किसी और लड़के से मिलने के लिए हाँ कही थी, लेकिन वो करे भी तो क्या? एक संगदिल इंसान की वजह से वो अपने चाहने वालों, इतना प्यार करने वाले अपने पेरेंट्स का दिल कैसे तोड़ दे भला? उसके डैड ने उसे दुनिया की हर खुशी ला कर दी थी, उसकी हर जायज नाजायज मांग पूरी की थी। आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज था उनके लिए। प्रिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सानिया ने आते ही कहा तो प्रिया के कंघी करते हाथ रुक गए। रिलैक्स, ऐसा भी क्या सुन लिया तूने जो इतना हाइपर हो रही है? प्रिया ने पूछा। ऐसे कैसे तू किसी और लड़के से शादी का सोच सकती है? सानिया ने पूछा तो प्रिया ने कंधे उचकाए और नॉर्मली ही कहा, क्यों नहीं मिल सकती? मेरे डैड ने उसे मेरे लिए पसंद किया है, आई एम श्योर वो बेस्ट होगा। सानिया ने उसे इतना नॉर्मल देखा तो हैरान रह गई। तू पागल हो गई है क्या? भूल गई कि तू किसी और से प्यार करती है? उसका इशारा कबीर की तरफ था। कुछ नहीं भूली हूं मैं। हाँ, जिसकी बात तू कर रही है वो जरूर सब कुछ भूल चुके हैं। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने ही मुझे किसी और से शादी करने के लिए कहा है। प्रिया चीख पड़ी, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी क्या बात हुई है भाईजान से? सानिया ने उसको अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा तो उसने कहा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने मूव ऑन का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं कैसे? सानिया ने कुछ कहना चाहा ही था कि प्रिया ने उसे टोक दिया। सानिया, अगर तुझे मेरा साथ नहीं देना है तो मत दे, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। पर प्लीज बार बार उस इंसान का नाम लेकर मेरी मुश्किलें मत बढ़ा। सानिया कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन प्रिया का लहजा देखकर खामोश रह गई। उसने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि प्रिया ऊपर से कितना भी नॉर्मल बन जाए, दिल ही दिल में टूट चुकी होगी। प्रिया ने भी उसे कसकर भींच लिया और अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अगले दिन अभय और उसकी फैमिली खुराना हाउस आए। हालांकि ये सब सिर्फ औपचारिकता थी। उन लोगों को तो प्रिया पहले ही पसंद थी। अभय की माँ तो आज ही प्रिया को शगुन के कंगन पहनाना चाहती थी, लेकिन अभिनव जी ने साफ कह दिया, पहले प्रिया और अभय एक दूसरे से मिल लें, उसके बाद बात आगे बढ़ानी है या नहीं, ये प्रिया का डिसीजन होगा। मिस्टर और मिसेज रायचंद को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभय को ये अपनी इंसल्ट लगी। उसे गुस्सा भी आया, फिर भी वो खामोश बैठा रहा, क्योंकि उसे हर हाल में अभिनव जी की नज़रों में अपनी इमेज बरकरार रखनी थी। प्रिया कमरे में बैठी थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसे, इसलिए वो बिस्तर से उतरी और कबर्ड में से डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जिसे उसने कबीर की यादों से सजा रखा था। वो फर्श पर ही बैठ गई और एक एक तस्वीर को देखने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने जल्दी से डायरी तकिए के नीचे छुपाई और दरवाजा खोलने चल दी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना बेटा? उसके दरवाजा खोलते ही अभिनव जी ने पूछा। नहीं डैड, प्रिया ने धीरे से कहा। एक्चुअली मैं और आपकी मम्मा आपसे कुछ बात करना चाहते थे। अभिनव जी ने कहा तो प्रिया बोली, आप लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बेटी का रूम है, जब मर्जी तब आइए। तो बेटा बताइए, अभय आपको कैसे लगे? अभिनव जी ने पूछा तो प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस चीज से वो बचना चाह रही थी, उस इम्तिहान की घड़ी आ गई थी। प्रिया बेटा, एकदम फ्री होकर जवाब देना, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इस बार चंचल जी ने कहा। उन्होंने उसके चेहरे के भाव नोटिस कर लिए थे। मम्मा, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले पाई हूँ, प्रिया ने धीरे से कहा। इट्स ओके बेटा, टेक योर टाइम। ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप आराम से सोचकर बताना, अभिनव जी ने कहा। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों चले गए तो प्रिया ने कबीर को कॉल लगा दिया। कई रिंग जाने के बाद उसने फोन पिक किया और इस तरह बोला जैसे कितनी गहरी नींद से जगा हो। क्या बात है, मेरी नींद चैन सब उड़ाकर कितने खुश हैं ना आप? तभी तो इतनी सुकून की नींद आई है। प्रिया ने तंज किया। इतनी रात को यही कहने के लिए फोन किया है तुमने? कबीर ने कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी आवाज सुनने का, वो तो आपको एक खुशखबरी देनी थी। प्रिया ने भी रुखाई से कहा। खुशखबरी? आज मुझसे मिलने के लिए लड़के वाले आए थे, मैंने भी लड़के को देखते ही शादी के लिए हामी भर दी।
ही इज सो हैंडसम एंड जेंटल। प्रिया ने खुशी से चहकने की एक्टिंग की। इरादा कबीर को जलाने का था। शायद इसी बहाने से वो कुछ बोले, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी जब कबीर ने कहा, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू इनिंग। आप इतने पत्थर दिन निकलेंगे मुझे पता नहीं था। कितनी आसानी से आपने ये बोल दिया ना, ये जानते हुए भी कि मैंने हमेशा से सिर्फ आपको चाहा है। प्रिया रुआंसी हो गई। प्रिया, अगर कोई और बात करनी है तो बोलो, मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। कबीर बड़ी मुश्किल से इतना कह पाया, जबकि वो जानता था कि आज के बाद प्रिया शायद ही फिर कभी उसे फ़ोन करे। नहीं, अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आज से आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है, जो कुछ आपने मेरे साथ किया वो और किसी के साथ मत करना। सब आपकी तरह दिल नहीं बहलाते, कुछ मेरी तरह सच्ची मोहब्बत भी करते हैं। कबीर की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो समझ सकता था इस वक्त प्रिया के दिल पर क्या बीत रही होगी। कितना बेबस था वो इस वक्त कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की को दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था, उसी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम दिया था उसने। उसे खामोश देखकर प्रिया को और बुरा लगा। उसने बेरुखी से कहा, गुड बाय मिस्टर कबीर राजपूत। कबीर का दिल चाहा कि उसे रोक ले, बता दे अभिनव जी की शर्त के बारे में, जिसकी वजह से उसका दिल तोड़ने पर वो मजबूर हो गया था। लेकिन वो चुप रह गया। दूसरी तरफ से लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसी के साथ कबीर का जब्त जवाब दे गया और वो बिखर गया। अभिमन्यु ने उसे गले लगा लिया। वो कुछ देर पहले ही जग गया था और उनकी बातें सुन रहा था। उसने पूरी बात तो नहीं सुनी थी, लेकिन कबीर को ऐसे देखकर इतना तो समझ गया कि बात बहुत बड़ी है। उसे चुप कराते कराते अभिमन्यु भी आखिरकार रो पड़ा। कोई गैर इंसान भी आर्मी के एक सख्त जवान को ऐसे फूट फूट कर रोते देखता तो उसका कलेजा पसीज जाता। अभिमन्यु तो फिर भी उसका दोस्त था। अगली सुबह, मैं एक बार फिर तुझे समझा रहा हूँ, मत कर ये सब। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम प्रिया के बारे में तो सोच। उस मासूम का क्या कसूर है? तू सब जानता है, फिर भी मुझसे ये सवाल कर रहा है। कबीर ने कहा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन एक आदमी के बेकार के डर की वजह से अलग होने के कगार पर खड़े हो। वो उसके डैड हैं, वो बस प्रिया की खुशी चाहते हैं। कबीर ने कहा तो अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, नहीं, वो सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं। अगर उन्हें प्रिया की खुशी की परवाह होती तो उसकी शादी किसी और से ना करवाते। और एक बात बताऊं, उनके साथ साथ तुम्हें भी उसकी परवाह नहीं है। अभिमन्यु, क्या हुआ, बुरा लगा? लेकिन सच्चाई यही है, उसके डैड ने खुद को उसका भगवान समझ लिया और कर दी भविष्यवाणी कि वो एक फौजी के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। और तू भी चल पड़ा अपना प्यार त्याग करके महान बनने। किसी ने भी प्रिया से उसकी मर्जी पूछी कि वो क्या चाहती है? उसकी खुशी किस में है? कबीर खामोश रह गया। वो सच ही तो कह रहा था। उसने एक बार भी प्रिया से उसकी मर्जी नहीं पूछी, सीधे उसे अपना फैसला सुना दिया। अच्छा, एक बात बताना ज़रा मुझे, क्या गारंटी है कि वो एक सिविलियन से शादी करके खुशी रहेगी? क्या सिविलियन लोग अमर होकर आते हैं? वो जल्दी नहीं मरते? हर रोज़ सैकड़ों खबरें आती हैं सिविलियन के समय मरने की, कभी किसी एक्सीडेंट में तो कभी किसी बीमारी में या फिर किसी और वजह से। और हम लोग अपनी ज़िंदगी किस लिए खतरे में डालते हैं यार? के लिए, प्रिया के डेढ़ जैसे लोगों के लिए, कि किसी रोज़ आकर वो हमारी ज़िंदगी की खुशी छीन लें? क्योंकि हमारे ज़िंदा रहने की कोई गारंटी ही नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी खुश रहना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है अपनों के साथ रहना, हर सुख दुख में उनका साथ निभाना। लेकिन हम अपने फर्ज की वजह से इन सब खुशियों से मुंह मोड़े रहते हैं। हम अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं ताकि पूरा देश चैन सुकून से रह सके, अपने परिवार और अपनों का साथ निभा सके। ये सब कौन समझाए इन जैसे लोगों को? तू किसी की मेंटलिटी नहीं बदल सकता। सबको अपने फैसले लेने का हक है। कबीर ने बस इतना ही कहा। यू नो वाट, तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी में आए कर। अभिमन्यु ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। अगले दिन प्रिया ने अभय से शादी की हामी भर दी। उसके इस फैसले से अभिनव जी जितने खुश थे, चंचल जी उतनी ही हैरान। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि प्रिया सचमुच किसी और से शादी के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों घरों में कबीर के अलावा सिर्फ वही थी जिन्हें अभिनव जी की शर्त के बारे में पता था। उन्होंने अपने पति को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। वो भी कबीर की तरह बेबस हो गई थी, क्योंकि अभिनव जी ने उन्हें अपनी कसम देकर बांध दिया था। भविष्य की खुशियों के लिए वो अपनी बेटी का वर्तमान तबाह होते देख रही थी। वो जानती थी कि कबीर और प्रिया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कबीर ने कितनी कोशिश की थी अभिनव जी को कन्वेंस करने की, उनके कदमों तक में गिर गया था, लेकिन अभिनव जी अपनी शर्त से नहीं पलटे। मजबूर होकर कबीर को ही पीछे हटना पड़ा था। काश कि अभिनव जी ने उन्हें अपनी कसम से नहीं बांधा होता, तो वो प्रिया को सब कुछ सच बता देती। फिर तो उन दोनों को एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। प्रिया की शादी की डेट फिक्स हो गई। कुछ दिन बाद ही धूमधाम से अभय और उसकी सगाई हो गई।
प्रिया भले ही इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर ढेर सारी पिक्चर्स डाली और अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की। हाँ, इन सब में वो कबीर को टैग करना नहीं भूली थी। अब अगले महीने ही उसकी शादी थी। अभिमन्यु, नीलम और विराट, सानिया दोनों के ही दोस्त बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या करें कि सब ठीक हो जाए। इसी बीच एक और बुरी खबर आई। एक मिशन के दौरान कबीर जख्मी हो गया। उसके हाथ में गोली लगी थी। डॉक्टर ने उसे 1.5 महीने का रेस्ट करने के लिए बोला था, ताकि जख्म पूरी तरह ठीक हो जाए और हाथ की नसें पहले जैसे ही काम करने लगे। अभिमन्यु का ये सब भगवान का इशारा लगा था। ऐसा नहीं था कि उसे कबीर की फिक्र नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे थोड़ी उम्मीद नज़र आई थी कि शायद अब वो कुछ कर पाए कबीर और प्रिया के लिए। यही वजह थी कि कबीर के मना करने के बाद भी उसने नरेंद्र जी और गायत्री जी को कबीर के ज़ख्मी होने वाली बात बता दी। साथ ही उसकी छुट्टियों के बारे में भी। बस फिर क्या था, गायत्री जी ने रो-रो कर हाथ बुला कर लिया और ज़िद पकड़ ली उसे घर बुलाने की। कबीर को ना चाहते हुए भी चंडीगढ़ आना पड़ा। इस वक्त वो अपने रूम की खिड़की पर खड़ा सामने देख रहा था। वो यहाँ आ तो गया था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कैसे प्रिया को किसी और का होते देखेगा। शायद भगवान को अभी उसका और इम्तिहान लेना था। प्रिया बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। कबीर घर वापस आ गया था। वो जख्मी था, ये जानते हुए भी प्रिया राजपूत हाउस तक नहीं जा सकी थी। उसकी परेशानी देखकर सानिया ने वीडियो कॉल पर उसे कबीर को दिखा दिया था। उसे सही सलामत देखकर प्रिया को थोड़ी तसल्ली तो जरूर मिली थी, लेकिन दिल की बेचैनी और बढ़ गई। मन बार बार उसके पास जाने को कहता, उसे छूकर महसूस करने को, गले लगाकर सुकून पाने को करता। लेकिन कबीर ने उनके बीच जो एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। प्रिया लाख चाहने के बाद भी उसे पार नहीं कर पा रही थी। दिल की बेचैनी जब किसी भी तरह कम नहीं हुई तो वो रो पड़ी। क्यों किया कबीर ने उसके साथ ऐसा? अगर उसे उसका साथ नहीं निभाना था तो उसे साथ जिंदगी जीने की सपने भी मत दिखाता ना। वो खुश रहती अपने बचपने के साथ, उसकी छोटी बड़ी खूबसूरत यादों के साथ, जिन्हें उसने बचपन से लेकर आज तक ऐसे सहेज कर रखा था मानो वो कोई अमूल्य खजाना हो। इधर कबीर भी कम बेचैन नहीं था। उसके और उसकी मोहब्बत के बीच बस चंद कदमों का ही फासला था। लेकिन ये चंद कदम आज मीलों के सफर से भी मुश्किल हो गए थे। दिल में बार बार उसे देखने की कसक उठती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वो बेबस हो गया था। वो जानता था कि वो अगर अब भी प्रिया को एक बार पुकार ले तो वो पागल सब कुछ भूलकर उसके पास दौड़ी चली आएगी। दिल और दिमाग दो हिस्सों में बंट गए थे। एक अपने फर्ज की राह पर चलने को कहता, उस कसम को निभाने को कहता जो उसने आर्मी की ट्रेनिंग के वक्त खाई थी। दूसरा हिस्सा सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रिया के पास चले जाने को कहता। मन में आता कि क्या फायदा उस फर्ज का जो उसे मोहब्बत का फर्ज ना निभाने दे, अपने प्यार से बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। फिर कुछ बातें याद आती तो कदम खुद ब खुद थम जाते। वो इतना स्वार्थी कैसे हो जाए कि अपना प्यार पाने के लिए देश प्रेम से गद्दारी कर दे। नहीं, वो अपने फर्ज के साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे जो भी अंजाम हो। कबीर सोचते हुए खिड़की से हटकर बिस्तर पर आ बैठा। विराट और सानिया पार्क में बैठे थे। दोनों ही आज बहुत खामोश थे। विराट प्रिया और कबीर को लेकर परेशान था। एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके हर एक फैसले, हर काम में उसने बचपन से लेकर आज तक साथ निभाया था। तो दूसरी तरफ उसका भाई, उसका आइडियल, उसका गुरु था। दोनों ही इस वक्त तकलीफ से गुजर रहे थे। प्रिया का दिल टूटा था। विराट को समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त किसका साथ दे, किसको क्या समझाए। इस वक्त उसका भाई गलत था। उसने प्रिया के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए प्रिया के साथ साथ विराट भी उससे बहुत नाराज था, लेकिन वो चाहकर भी उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता था। विराट, मैं कुछ कन्फेशन करना चाहती हूँ तुमसे, सानिया ने अचानक से कहा। तो विराट ने हैरानी से उसे देखा। कैसा कन्फेशन? तुमसे पहले भी मेरी लाइफ में कोई था, हमारी सालों की रिलेशनशिप थी। मुझे लगता था कि वो भी उतना ही ऑनेस्ट और लॉयल है रिलेशनशिप में जितनी कि मैं। बट मैं गलत थी। उसके लिए प्यार नहीं, फिजिकल नीड्स मैटर करती थी, जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहाँ शादी से पहले ये सब पाप माना जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मेरी अम्मी का सर झुके। इट्स ओके सानिया, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। विराट ने बात खत्म करनी चाहिए तो सानिया ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानने का हक है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानना चाहता सानिया। विराट ने कहना चाहा तो सानिया ने कहा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ विराट, प्लीज मेरे लिए सुन लो। सानिया की रिक्वेस्ट पर विराट उसके पास बैठ गया और सानिया आगे बताने लगी। उस दिन मेरे बोर्ड्स के एग्जाम का आखिरी दिन था। वो मुझे स्कूल से लेने आया था। आज कई दिनों बाद हम मिलने वाले थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी। कहते हुए सानिया कहीं खो सी गई। विराट खामोशी से उसे सुनता रहा। सानिया का पास्ट। थैंक गॉड सानिया, तुमने हमारे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए। ये दिन मैंने कैसे काटे हैं ये मुझे ही पता है। अबरार ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो सानिया उसकी कार में बैठ गई। आज उसका इंटरमीडिएट का आखिरी पेपर था।
अबरार उसे लेने आया था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, सानिया ने प्यार से कहा। इसी बात पर एक बिघक मिल सकता है क्या? अबरार ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। तो सानिया मुस्कुरा उठी। ये भी कोई पूछने की बात है? ये हुई ना मेरी सानिया वाली बात। कहते हुए अबरार ने उसे गले लगा लिया और कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। तो सानिया ने हैरानी से पूछा, यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? घर पर अम्मी वेट कर रही होंगी। यार तुम ये हर वक्त अम्मी अम्मी की रटना लगाया करो, जिस वक्त हम साथ हों उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अबरार ने झल्लाहट से कहा। तो सानिया उसके लहजे पर चौंक गई। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? सानिया ने पूछा। तो अबरार ने खुद को नॉर्मल करके कहा, सॉरी यार, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब हम साथ में हो तो तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ मुझ पर रहे। सानिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सामने देखने लगी। उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी झलक रही थी। लगता है हमारी जान हमसे खफा हो गई, अब तो मनाना ही पड़ेगा, अबरार ने मुस्कुराकर कहा और सानिया को गले लगा लिया। सानिया भी उसकी मोहब्बत पर पिघल गई। अचानक से अबरार का हाथ उसके शरीर पर अजीब तरह से फिसलने लगा। सानिया चौंक कर उससे अलग हो गई। अबरार उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसकी ओर झुकने लगा। सानिया को ये गलत लगा तो उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया। क्या कर रहे हो अबरार? ये गलत है। कम ऑन सानिया, सिर्फ एक किस चाहिए मुझे। हम अब बच्चे नहीं रहे, तुम भी कॉलेज जाने वाली हो, अबरार ने चिढ़ते हुए कहा। उसका मूड खराब हो गया था। एक दी, लेकिन ये सब अभी सही नहीं है। सानिया ने उसे समझाया तो वो और चिढ़ गया। यार कब आएगा तुम्हारा सही वक्त? हम पिछले 2 साल से एक साथ हैं। मुझसे प्यार करने की बात तो करती हो, लेकिन तुम आज तक मुझे किस तक नहीं करने दिया तुमने। तुमसे अच्छा तो मेरे फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो भी तो लड़कियां ही हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बोरिंग कोई भी नहीं है। और तुम्हारी बहन सारा कितनी कूल है, वो लाइफ को एंजॉय करना जानती है। कुछ चीजें शादी के बाद ही अच्छी लगती हैं अबरार, सानिया ने इस बार सख्ती के साथ कहा। ओ प्लीज, तुम और तुम्हारी घटिया मिडिल क्लास थॉट्स। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं ही क्यों। जब ना तुम्हारी हमारी सोच मिलती है न जीने का तरीका। वो बदतमीजी पर उतर आया। तो मत रहो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी घटिया डिमांड्स पूरी करने के लिए अपनी अम्मी की दी हुई सीख नहीं भूल सकती। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैंने उनसे वादा किया है कि उनका सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। फिर ठीक है, मुझे भी ये डोंट टच डोंट किस वाली रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए, अबरार ने कहा। तो सानिया की आंखें नम हो गई। वो उसकी गाड़ी से उतर गई, जबकि अबरार बिना किसी बात की परवाह किए उसे उस सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया। प्रेजेंट। उस दिन के बाद मैं किसी लड़के पर भरोसा ही नहीं कर पाई। सबकी सोच अबरार जैसी दिखती थी, इसलिए सबसे एक दूरी बना ली। फिर प्रिया मेरी दोस्त बनी, उसके साथ आए तुमसे भी हर वक्त रूडली बात बात पर लड़ते थे हम। फिर भी पता नहीं कब तुमने मेरी बनाई हर बाउंड्री पार करके मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। विराट भी वो समय याद करके मुस्कुरा उठा। सानिया आगे कहने लगी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब तुमसे प्यार करने लगी मैं। जब अपनी फीलिंग्स समझ आई तो तुम्हारी इमेज की वजह से खुद को तुमसे दूर रखना ही बेहतर समझा। टू बी कंटिन्यूड।